हंसते खेलते मुस्कुराते बच्चे मुंबई के हैप्पी फीट होम में अपना दिन बिताने आते हैं। अपनी चिंताएं, डर और इलाज की तकलीफ भुलाने आते हैं। ये बच्चे यहाँ आते हैं क्योंकि मानसी शाह के हैप्पी फीट होम में उनसे बीमारी की नहीं, स्वास्थ्य की बात की जाती है। मौत की नहीं, जिंदगी की बात की जाती है। निराशा की नहीं, उम्मीद की बात की जाती है। उन्हें हर दिन ये एहसास नहीं कराया जाता कि वो मौत के कितने करीब हैं, बल्कि ये भरोसा दिलाया जाता है कि वो भी जी सकते हैं, सपने देख सकते हैं, उन्हें पूरा कर सकते हैं और अपने बचपन का भरपूर मजा ले सकते हैं। मानसी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद रिचा में। थैंक यू रिचा। हैप्पी फीट होम बहुत ही खूबसूरत नाम है, लेकिन इस नाम के पीछे का कॉन्सेप्ट बताइए, क्या है ये? हम जिस जगह बैठे हैं, इस जगह से इंट्रोडक्शन कराइए हमारे व्यूअर्स का। सो हैप्पी फीट होम जो है वो एक चिल्ड्रंस पैलिएटिव केयर सेंटर है। सो पैलिएटिव केयर रिचा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ऐसे लोगों को दिया जाता है, केयर ऐसे लोगों को दी जाती है जिनको कोई बीमारी हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी मतलब सिर्फ कैंसर, मतलब कोई भी बीमारी जिसका शायद इलाज नहीं है, या कोई बीमारी जो आपको काफ़ी हद तक लिमिटेड कर देती हैं इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी है। ये सिर्फ पैलिएटिव केयर यानी सिर्फ एंड ऑफ लाइफ के लिए नहीं होता है। पैलिएटिव केयर बेसिकली शुरुआत होता है जब से आपका कोई बीमारी फ्रॉम डायग्नोसिस टिल दी क्योर या एंड, वहाँ तक होता है। सो हमने ये बच्चों के लिए पैलिएटिव केयर शुरू किया है। हैप्पी फीट होम में जो बच्चे आते हैं वो लो इनकम बैकग्राउंड से आते हैं। मोस्टली ये बच्चों को कोई ना कोई बीमारी होती है। सो चिल्ड्रन जो इन्फेक्टेड या अफेक्टेड हों HIV, थैलेसीमिया, कैंसर ऐसी बीमारियों से। हमारे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ऑर्फन्स हैं, उनके माँ बाप गुजर चुके हैं। सभी के सभी बच्चे हमारे लो इनकम बैकग्राउंड से आते हैं और ये लोग बहुत सारी दिक्कतों से जीते हैं अपनी ज़िंदगी। तो हम ऐसे बच्चों के साथ काम करते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल HIV है, उसका कोई इलाज नहीं है, तो पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये बच्चे बिल्कुल लास्ट स्टेज पर हैं, यू नो। उनका अगर हम सही ख्याल रखें, उनका अगर न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जाए, उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जाए, अगर उनके एजुकेशन लाइफस्टाइल वगैरह का ख्याल रखा जाए, तो दे विल हैव अ बेटर लाइफ। सो बेसिकली हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चों की लाइफ का क्वालिटी बेहतर करें, वो चाहे जितनी भी लंबी हो, वो चाहे लेकिन वो अच्छी हो, खूबसूरत हो। सी द थिंग इज, हमको नहीं पता हम कितना दिन जीने वाले हैं, राइट? हमारा कोई भरोसा नहीं है, तो हम क्यों ऐसे लोगों को जिनको बीमारी है उनको हम कौन होते हैं उनको नंबर देने के लिए कि ये इतने दिन के लिए ज़िंदा रहेगा या ये इतने साल के लिए ज़िंदा रहेगा? हमारे पास ये कोई अधिकार नहीं है। तो जितना जिए, जो भी जिए, हम सभी अच्छे से जिए, अच्छी क्वालिटी की लाइफ से जिए, वो हमारा विचार है। और खासकर मुझे लगता है हर बच्चे को अपना बचपन जीने का अधिकार है। ऑफ कोर्स, वो उसको जितना भी वक्त मिला है, और हमें नहीं पता, कई बार हम ऐसी कहानियां सुनते हैं कि डॉक्टर ने 6 महीने का वक्त दिया था लेकिन वो जो इंसान है वो 6 साल जी गया। तो हमें नहीं पता होता, तो उसमें उस बच्चे को उसका बचपन देना कितना ज़रूरी है, यू नो। और ये काफ़ी सैड है, जैसे ही एक बड़ी बीमारी का नाम आता है, जैसे कैंसर हो गया, HIV हो गया, तो हमारे दिमाग में हमको ऐसे लगने लगता है कि वो घड़ी ऑलरेडी चालू हो गई है, यू नो, कि द क्लॉक इज टिकिंग, कब ख़त्म होगा, कब नहीं ख़त्म होगा। बट द थिंग इज़, हम ज़िंदगी नहीं देख रहे उसमें। ज़िंदगी देखना बहुत ज़रूरी है, हम सब में वो ज़िंदगी है, बच्चों में तो और भी ज़्यादा। जैसे हमारे घरों में बच्चे हैं, हम पूरी दुनिया के बच्चों में, दे हैव द राइट टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ, यू नो। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं। तो 2014 में आपने हैप्पी फीट होम की शुरुआत की। हाँ जी। कैसे आपको, मतलब ये आइडिया क्यों आया, कैसे आया कि ये काम करना है, इन बच्चों के लिए काम करना है? सो रिचा, जब से मैंने पढ़ाई ख़त्म की मेरी, उसके बाद से ही मैंने नॉन प्रॉफिट्स में काम करना शुरू किया था। मेरा पहला जॉब था आकांक्षा फाउंडेशन में, और वहाँ मैं करीबन 8 साल तक काम करती रही। तो वहाँ हम बेसिकली एजुकेशन के ऊपर काम करते थे विथ लो इनकम बैकग्राउंड, चिल्ड्रन फ्रॉम लो इनकम बैकग्राउंड। अब ये हुआ कि उसके बाद मैंने एक और संस्था में काम किया जो लोग कैंसर पेशेंट्स के साथ काम करते थे। वहाँ पर मैंने करीबन 9-10 महीने काम किया, और मैंने ये देखा कि यू नो
बहुत से लोग उम्मीद खो देते हैं। और जैसे पैलिएटिव नाम आता है, जैसे कोई डॉक्टर बोलता है कि अभी इनको पैलिएटिव केयर की ज़रूरत है, वैसे ही दिमाग में ये आ जाता है कि ये ना मरने वाले हैं। हाँ, तो वो जो ख़त्म है, ये जो फीलिंग है ना, वो नहीं होनी चाहिए। और मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। जैसे एक बच्चा था जहाँ मैं पहले काम करती थी, 16 साल का कुछ बच्चा, यानी आप समझ रहे हैं कि एक बिल्कुल यूथ में है और बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे अरमान हैं, एंड उसको आगे जीना है, आगे प्लान करना है। एंड 1-2 हफ्ते हॉस्पिटल में ही था और बाद में वो नहीं रहा। क्या बीमारी थी उसको? उनको कैंसर था। अब हुआ ये कि 16 साल का बच्चा है, गुजर गया है। उसकी माँ 2 साल से वो अपने पूरे ख़ानदान से, अपने पूरे परिवार से दूर थी, क्योंकि वो बच्चे का ख्याल रख रही थी हमारे सेंटर में। सो हॉस्पिटल से जब उनकी बॉडी ले जाने का वक्त आया तो हॉस्पिटल वाले बॉडी नहीं दे रहे थे, क्योंकि जो पापा हैं उनको 60,000 रुपीज़ का बिल चुकाना था और उनके पास पैसे थे नहीं। अब बच्चा नहीं रहा, पापा के पास पैसे नहीं हैं, तो उनको समझ नहीं रहा था वो लोग क्या कर रहे हैं। हम हमारी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत लोगों को कॉल किया कि कुछ पैसे मिल जाएं। हम हॉस्पिटल के सोशल वर्क डिपार्टमेंट में गए तो उन्होंने कहा कि 60,000 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग डील, हम आराम से दे सकते हैं, लेकिन कोई भी इस कॉज के लिए आपको 60,000 रुपया नहीं देगा, क्योंकि ये लॉस्ट कॉज है, क्योंकि ये बच्चा गुजर गया है, तो उसमें इम्पैक्ट क्या दिखाओगे आप। तो ये बात मेरे दिमाग में रह गई कि डेथ में इम्पैक्ट क्या होता है, और अगर आपको इम्पैक्ट चाहिए ही तो एक जो इंसान गुजर गया है उसको एक प्रॉपर अंत देने में भी तो इम्पैक्ट है। एक पिता जो अपने बेटे को एक क्रियाक्रम ठीक से करा सके, उनकी वो डिग्निटी बचाने में भी इम्पैक्ट है। तो ये सारा इम्पैक्ट बहुत लोग देखते नहीं हैं, और मैंने वही सोचा कि मैं ऐसे बच्चों के साथ काम करना चाहती हूँ जो शायद वो इम्पैक्ट वाले जोन में नहीं आएंगे। सो दैट इज़ हाउ, बहुत सारी स्टोरीज हैं इस तरह, बहुत सारे किस्से हुए हैं हमारे साथ, और धीरे धीरे ये क्लैरिफाई हुआ कि मेरा शायद मकसद यही है कि मैं ऐसी कुछ संस्था शुरू करूं और इसके साथ काम करूं। 2014 में तय किया जी, और यही नाम आपने सोचा हैप्पी फीट। सो हैप्पी फीट होम के नाम के पीछे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार मैं प्रेजेंटेशन बना रही थी और हमने ये कहीं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को प्रेजेंट करना था ये, और हुआ ये कि प्रेजेंटेशन बना रहे हैं एंड सडनली याद आया कि अरे नाम तो है नहीं, हम क्या बात करेंगे, हम कैसे बताएंगे हम क्या हैं। तो हम सोचने लगे क्या क्या नाम हो सकता है, और दोस्तों से पूछा, बहुत लोगों से पूछा, तो ये कॉन्सेप्ट को सोचकर ना लोगों ने नाम भी बड़े अजीब देने लगे। वो लोग हमको बोले मोक्ष या बाल मोक्ष, और हम कह रहे थे कि ये मोक्ष नहीं है, हम जिंदगी की बात कर रहे हैं, हम जिंदा रहने की बात कर रहे हैं। इट्स अबाउट लाइफ, इट्स नॉट अबाउट डेथ। और फिर हम सोच रहे थे कि हम लोग बच्चों से क्या ज्वाइन कर सकते हैं, और फिर एनिमल्स के बारे में सोचना शुरू किया। बटरफ्लाई आया, जिराफ आया, किसी ने बोला हॉर्स या कुछ सीगल, और सडनली मेरे दोस्त ने बोला पेंगुइन, और मैंने तुरंत बोला हैप्पी फीट। तो वो जैसे रैपिड फायर होता है ना, तो एकदम सडनली वो हैप्पी फीट सा नाम आया, और ये खुशी बहुत हमको महसूस हुई वो सुनकर। तो ये हैप्पी फीट एक्चुअली मूवी भी है, और मूवी का इसमें बेसिकल मोटिव ये है कि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ सुंदर होता है, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ इम्पैक्टफुल या इम्पॉर्टेंट रहता है, एवरीबडी इज इम्पॉर्टेंट। तो उसी की वो सब ख्याल रखकर और ये सोचकर कि हम बेसिकली चाहते हैं एक ऐसी जगह बनाना जो खुशियों से भरी हो, जो ज़िंदगी से भरी हो, इसीलिए हमने फिर हैप्पी फीट होम नाम रखा। और जब शुरुआत की तो कितना मुश्किल था, क्योंकि एक तो पहले आपको कैसे पता चलेगा उन बच्चों के बारे में, कहाँ पर हैं, किस बच्चे को क्या बीमारी है, फिर कैसे आप उनके पेरेंट्स को कन्विंस करेंगी कि वो आपके सेंटर पर भेजें, सेंटर पे क्या क्या करना है। तो वो शुरुआती थोड़ा बताइए अपना सफ़र कैसा रहा। सो रिचा, पहले तो बहुत ऑब्वियसली मुश्किल रहा, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत आसान था, ये काफ़ी अपहिल क्लाइंब था। जब हम पहली दफ़े हॉस्पिटल में गए और
बेसिकली शुरुआत की हमने मेडिकल प्रोफेशनल से बात करके। तो हम हॉस्पिटल्स में गए, वहाँ पर पैलिएटिव केयर सेंटर्स के हेड से बात की। सो जैसे जैसे हम लोगों को अप्रोच कर रहे थे, बहुत लोग हमारे पे हंस रहे थे, क्योंकि वो लोग कह रहे थे पहली बात तुम इतने यंग हो, दूसरी बात तुम्हारे पास ना जगह है, ना बच्चे हैं, ना पैसे हैं, और सबसे बड़ी बात तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम मेडिकल प्रोफेशनल में से नहीं हो, तो तुम ऐसे कैसे शुरू कर सकते हो पैलिएटिव केयर सेंटर। और उनका कहना ये था कि हम 15-20 साल से यही लाइन में हैं, हमारा सपना है कि हम इंडिया में एक पैलिएटिव केयर सेंटर शुरू करें, और हम अब तक नहीं कर पाए, तुम क्या ही कर लोगे। तो वो आई थिंक थोड़ा हमको ज़्यादा जोश भी देने लगा, तो हम बार बार वहाँ जाने लगे, बार बार थोड़ा सा प्रोग्रेस होता हम वापस जाते, थोड़ा सा प्रोग्रेस होता वापस जाते, टू अ पॉइंट एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि एक्चुअली अगर इस कंट्री में पैलिएटिव केयर बच्चों के लिए कोई शुरू कर सकता है तो वो आप हैं। तो वहाँ से शुरुआत हुई। बेसिकली काफ़ी डिफ़िकल्ट था ऑल्सो, बिकॉज फंड रेजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, और फंड रेजिंग इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट। तो जैसे मैंने कहा, सभी लोग इम्पैक्ट देखते हैं, तो काफ़ी लोगों ने हमको नकारा भी, ये कहकर कि आपके बच्चे तो मतलब पता नहीं कितना जिएंगे, लास्ट स्टेजेस में होंगे, या उनकी तो कोई ना कोई बीमारी है, तो हम क्यों ऐसे, पर हम पैसे क्यों खर्च करें। एग्जैक्टली, उन पर हम पैसे क्यों खर्च रहे, उनको क्या ज़रूरत है, ये तो एनीवेज बर्डन है सोसाइटी पर। तो इससे अच्छा आप एक काम करो, आप एजुकेशन पे काम कर लो, हम आपका पूरा संस्था को सपोर्ट करेंगे। सो रिचा, ये जो बात है ना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेसिंग हुआ करती थी, क्योंकि जहाँ मैं लाइफ देख रही हूँ वहाँ लोग डेथ देख रहे हैं, और ये डेथ की बात ही नहीं है, इट्स अबाउट लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट, सेलिब्रेटिंग लाइफ। हम लोग यूजुअली ये हमारा क्या कहते हैं, मोटो है, लाइक सेलिब्रेटिंग लाइफ। ऐसे बहुत सारे लोग हमसे मिले जो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक कहानी बताती हूँ। हमारे यहाँ पर कुछ लोग आए थे ये सेंटर देखने के लिए, और सेंटर देखा, बच्चों से मिले, बहुत खुश हुए। उन्होंने बोला बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं आप, ये सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद सडनली हमसे कह रहे हैं कि आप ये जो काम कर रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत है एक अच्छा सेंटर बनाने की। आप धारावी में, आप सायन में हैं, आप धारावी चले जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सस्ते में जगह मिल जाएगी, आप वहाँ पर से सेंटर, वैसे ही आपके बच्चे तो लो इनकम बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनको तो वैसे ही आदत है, तो आप वहाँ पर चले जाएंगे, आपका पैसा बहुत बच जाएगा। आपके सेंटर में एसी क्यों है, इन बच्चों को थोड़ी ना एसी की ज़रूरत होती है, इनको थोड़ी ना एसी की आदत है। दूसरा वो कह रहे थे कि आप इनको ये अच्छा वाला दूध क्यों पिलाते हैं, उनको तो कोई भी नॉर्मल वाला दूध ले आना चाहिए। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये थी, हमारे पास एक जेंटलमैन आए थे, और उन्होंने हमसे कहा कि अच्छा ठीक है, आप खाना बनाते हो, आप बच्चों को खाना खिलाते हैं, तो उनको है ना हफ्ते में एक दिन आप फास्ट करवाइए, उपवास करवाइए। और हमने पूछा क्यों, तो कहते हैं क्योंकि जहाँ से ये आते हैं उनको तो वैसे ही भूखे रहने की आदत होती है, तो आप उनको 4 वक्त का खाना देते हैं, तो उनको ये एहसास होना चाहिए कि भूख क्या होती है। सो जैसे ही उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों से फास्ट करवाइए, मेरा दिल टूट गया एक्चुअली, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हम बिल्कुल नहीं करते। तो मैंने कहा कि अगर आप अपने बच्चों के साथ नहीं कर रहे हैं, तो मैं मेरे बच्चों के साथ भी नहीं करूँगी, ये हम नहीं कर सकते इस तरह। तो बहुत सारे लोग इस तरह से नाराज़ भी हुए हमसे, क्योंकि हमने क्वालिटी को अपनाया है, क्वांटिटी की तरफ नहीं गए हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग सामने से आए हैं हेल्प करने के लिए, और उन्होंने हमको बहुत सारा सपोर्ट किया है। सो एक दिन मुझे ऐसे ही फ़ोन आता है, और एक भैया हैं फ़ोन पे, और वो मुझे कह रहे हैं कि आप 10 मिनट में हाईवे पे आ सकते हैं क्या। अब मैं सोई थी, और जल्दी से बस मैंने कैसे तो भी ब्रश किया, और मैं भागी, मैं हाईवे की तरफ गई। वो गाड़ी से उतरे, और उन्होंने मेरे हाथ में एक लिफाफा थमा दिया, और उन्होंने बोला ये मेरा कंट्रीब्यूशन है हैप्पी फीट होम की तरफ। अब मुझे समझ नहीं रहा है, मैं घर आकर मैं गिन रही हूँ, तो उसमें 50,000 रुपये थे। तो उन्होंने ऐसे ही बस जस्ट बिकॉज हम कोशिश कर रहे थे, वो ना हमको जानते हैं, कुछ मालूम नहीं है, फिर भी उन्होंने इस तरह से पैसे दिए। हमने तभी शुरुआत में एक क्राउड फंडिंग भी शुरू किया था, तो वहाँ पर भी हमारे पास, जैसे मैंने आपको कहा, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था, ना जगह थी, ना बच्चे थे, ना लोग थे, ना पैसे थे। फिर भी बहुत सारे लोगों ने हमको बहुत ज़्यादा साथ दिया है हमारा। बहुत सारे लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, बहुत सारे लोगों ने हमारे बारे में आर्टिकल्स लिखे। सो ये हम थोड़े ज़्यादा
publicity हाँ मिली, काम पब्लिसिटी की। मिल गई एंड तो इट हैज़ बीन अ स्ट्रगल एंड अ नाइस जर्नी एक्चुअली, आई मीन इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। तो मानसी एक बार पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। हैप्पी फीट होम उन बच्चों के लिए है एक जगह जिन बच्चों को कोई बीमारी है, बड़ी बीमारी है, एंड वी डोंट नो कि उनका जीवन कितना है। हाँ। फिर जब बच्चे यहाँ आते हैं तो क्या करते हैं? जब बच्चे यहाँ आते हैं, जैसे मैंने बोला क्वालिटी पे हम ध्यान देते हैं, तो सबसे पहला हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो पहला तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो प्रोग्राम सर्विसेज हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशन। ठीक। तो बच्चों के लिए यहाँ पर खाना बनता है। हमारे यहाँ पर फुली इक्विप्ड किचन है, 2 लोग हैं जो खाना बनाने के लिए आते हैं, और यहाँ पर दिन में 4 बार खाना बनता है। तो बच्चों को प्रॉपरली क्यूरेटेड न्यूट्रिशियस मील्स मिलते हैं 4 बार। तो पहला स्टेप ये है कि हम चाहते हैं कि जो भी माल नरिश बच्चे आए, जिनके अभी ठीक से पोषण ना मिलता हो, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। तो पहली बात ये हो जाती है। दूसरा हो जाता है उनकी मेंटल हेल्थ। तो उसके लिए हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं जो 2 काउंसलर्स हैं जो यहाँ पर आते हैं और बच्चों के साथ काम करते हैं। ग्रुप थेरेपीज़ होती हैं, इंडिविजुअल 1-to-1 थेरेपीज़ होती हैं, और ये थेरेपीज़ और मेंटल हेल्थ सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हमारे जो भी टीम मेंबर्स हैं, हम 17 लोगों की टीम है हमारी, ये सभी के लिए मैंडेटरी है। सबको कंपलसरी होता है कि आप अपने एक थेरेपिस्ट के पास जाएं और आपकी थेरेपी लें। तो थेरेपी हो गई, उसके बाद हम मेडिसिन पे ध्यान देते हैं। तो उसकी तो जितने भी बच्चे हैं उनका मेडिकल केयर ठीक से हो रहा है या नहीं वो मॉनिटर करते हैं। ठीक है। एक बार ये जब इससे एकदम सेट हो जाता है, जब मालूम है कि अभी ये बच्चा हेल्दी है, दवाई भी ठीक से जा रही है, मेंटली भी प्रॉब्लम कोई है नहीं, लाइक यू नो, तो उसके बाद हम ये करते हैं कि फिर हम एजुकेशन और वोकेशन पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, जैसे एम्पावरमेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम, सोशल इमोशनल लर्निंग जैसे प्रोग्राम्स यहाँ पर होते हैं। अलग अलग संस्थाओं से लोग आकर सेशंस कंडक्ट करते हैं और हम बच्चों को अलग अलग करियर्स के बारे में अवेयरनेस देते हैं। उसके बाद बच्चे डिसाइड करते हैं कि उनको क्या करना है। तो समझो अगर किसी ने बोला कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करना है, तो हम फिर उनके लिए कोर्सेज ढूंढना शुरू करते हैं। हर एक बच्चा, हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग कोर्सेज में जाते हैं। जैसे इस वक्त हमारा एक बच्चा हैदराबाद में है और वो फोटोग्राफी में डिग्री का कोर्स कर रहा है। एक बच्ची हमारी पुणे में है, वो फैशन डिज़ाइनिंग में डिग्री का कोर्स कर रही है। हमारा एक बच्चा इस वक्त US में है और वो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के ऊपर कोर्स कर रहा है। तो ये सब खर्चे कैसे हो रहे हैं इनके एजुकेशन के? ये एक स्ट्रगल है, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा स्ट्रगल है। तो बेसिकली जो भी कोर्सेज होते हैं, वो डांस हो या जो भी हो, हमारा सबसे पहला टारगेट ये होता है कि हम इनको फ्री में कराएं। सो हम जो भी हैं वो कंसेशन के लिए लेटर्स लिखना या अप्लाई करना स्कॉलरशिप्स के लिए वो करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। जिनको नहीं मिलती फिर हम लोग उनके लिए फंड रेजिंग शुरू करते हैं। तो कोई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमको सिर्फ एजुकेशन के ऊपर आपको सपोर्ट करना है, तो वो लोग लाइक यू नो, फॉर एग्जांपल एक बच्चे का एजुकेशन का सपोर्ट कर लिया, या एक बच्चे का कोर्स फी किसी ने दे दिया, कि एक बच्चे का कोर्स फी किसी और ने दे दिया। इस तरह से हम लोग या बट मैं यही सोच रही थी मानसी, आपकी पूरी बातचीत में कितनी होप है। यू नो, शायद इनके पेरेंट्स या इनकी फैमिलीज नहीं सोच लिया हो कि दे माइट नॉट लिव लॉन्ग, पता नहीं कितनी ज़िंदगी है, और आप फैशन डिज़ाइनिंग या पढ़ने US भेजना तक, इतना तक परस्यू कर रही हैं उस व्यक्ति के लिए, उस बच्चे के लिए जिसके जीवन का कोई भरोसा नहीं है। रिचा, मेरे लिए ये होप नहीं है, ये रियलिटी है। तो यू नो द थिंग इज़, हमने ये कैसे सोचा पता है, बिकॉज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी ही बात करूं या हम किसी भी एक एवरेज नॉर्मल इंसान की बात करें, हमको व्हाट कीप्स अस अलाइव, लाइक क्योंकि हमारे पास सपना होता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमको पढ़ाई करनी है, हमको खेलना है, छोटे होने के बाद स्कूल के बाद हमको कॉलेज जाना है, कॉलेज के बाद हमको शायद ट्रैवल करना है, ट्रैवल करने के बाद शादी करनी है, बच्चे करने हैं, बच्चों का फ्यूचर देखना है। तो कॉन्स्टेंटली हमारे पास कुछ है टू सी लुक फॉरवर्ड टू, राइट, समथिंग दैट इज़ गोइंग टू गिव अस दैट होप। सो ये नॉर्मल है। हमको कोई से ने आके पूछा नहीं कि अरे तुम तो बहुत होपफुल हो कि तुम ऐसे करोगे। तो दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स। ये ऐसे ही नॉर्मली चलते रहता है। अब वही हम हमारे बच्चों को देते हैं। तो
जितना नॉर्मल लाइफ हो सकता है अभी। ऑल्सो लेट मी टेल यू दैट हमारे बहुत सारे बच्चे ऑर्फन हैं, सो स्पेशली चिल्ड्रन जिनको HIV होता है, उनके माता पिता एड्स के शिकार हुए हैं और उनकी मौत हुई है, तो बहुत सारे हमारे बच्चे ऑर्फन्स भी हैं। सो बेसिकली वो लोग उनके कोई रिश्तेदार जो उनका ख्याल रखने के लिए तैयार होते हैं उनके साथ रहते हैं, चाचा चाची मामा मामी जो भी हैं। लो इनकम बैकग्राउंड, जैसे मैंने आपको कहा, लाइक कुछ बच्चों के घरों में लाइक देयर इनकम इज़ अबाउट 3000 रुपीज़ अ मंथ। अभी 3000 रुपये में क्या ही होगा, करेक्ट। एंड प्लस वो लोग एक बीमारी से लड़ रहे हैं जो उनको बचपन से पैदा होते ही मिली है, तो उनका कोई स्कोप ही नहीं है, लाइक यू नो देयर इज़ नो ट्रीटमेंट। HIV के लिए तो अब तक फिलहाल ट्रीटमेंट है नहीं। थैलेसीमिया के लिए खर्चा बहुत है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट अगर आप कराएं तो उसमें एक होप है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव थेरेपी हो जाती है और उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाता है। तो हम वो भी ट्राई करते हैं, हम लोग वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इनफैक्ट एक बच्ची है जिसका शायद अभी BMT होगा, तो उसके ऊपर काम चालू है। अच्छा। हमारा कंसर्न और हमारा जो स्ट्रगल है वो वाज बेसिकली कि उनको हम कौन से राह में आगे बढ़ाएं। तो उनको बहुत सारे जो बच्चे हमारे पास आए, उन्होंने बहुत ही कम उम्र में पढ़ाई करना छोड़ दिया था। दूसरी तीसरी तक पढ़े हैं, फिर बाद में आगे पढ़े नहीं हैं, स्कूल नहीं जाना, बस नहीं जाना, क्योंकि उनको ही कोई होप नहीं दिख रही है अपने लिए। हम क्या करेंगे? अगर आपने किसी से सवाल पूछ लिया होता, समझो 7-8 साल पहले अगर आपने हमारे किसी बच्चों को पूछा होता कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो वो लोग आपको एक ब्लैंक एक्सप्रेशन देते, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि वो लोग कुछ बन भी सकते हैं, क्या उनके पास ये अधिकार है कि अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। तो वो स्ट्रगल था। तो वहाँ से उनको यकीन दिलाना कि तुम्हारी ज़िंदगी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि मेरी या किसी और की, दैट वाज अ स्ट्रगल एंड दैट इज़ नाउ आवर लाइक वी ट्रम्प्ड। वो हमारा अभी एक अचीवमेंट हुआ है। मुश्किल सवाल है मेरे लिए पूछना भी मानसी, लेकिन ये भी हुआ होगा 9 साल में व्हेन यू हैव लॉस्ट चिल्ड्रन हु वर कमिंग टू हैप्पी फीट होम, वो कितना दर्दनाक, वो कष्ट तो आपने ले लिया अपने ऊपर ना। या वो ये जो सवाल है ना, वो अभी भी मुझे परेशान कर देता है, मुझे बहुत इमोशनल कर देता है, बिकॉज द थिंग इज यू डोंट वांट एनीवन टू डाई, यू नो, एंड स्पेशली एट दिस यंग एज। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी बच्चा सफ़र करे, और सडनली जब कोई बच्चा सकम कर देता है इलनेस पे, तो वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हमारे सभी बच्चों के लिए, मेरी पूरी टीम के लिए। सो उसके लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि हम थेरेपी लेते हैं सभी लोग, और दूसरी चीज़ जो हम करते हैं वो है हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, और यू नो कॉन्वर्जेशंस के थ्रू, ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशंस, ट्रू कॉन्वर्जेशंस के थ्रू हम लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब समझो कि अगर कोई बच्चा गुज़र गया हमारा, तो मैं किस तरह रिएक्ट करूं, वो मेरे लिए उस वक्त बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज़ मानो से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक बच्चा गुज़र जाता है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल है कि आगे क्या, उनका क्रियाक्रम कैसे होगा, अंतिम संस्कार कैसे होगा, या उनके घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, उनके घर वालों के पास पैसे हैं एम्बुलेंस के लिए या लास्ट राइट्स के लिए, ये सारा हमको देखना पड़ता है। दूसरा सवाल होता है कि हमारे दूसरे बच्चों के ऊपर इसका इम्पैक्ट कैसे होगा, क्योंकि सब लोग बहुत क्लोज हैं, तो उनके ऊपर बहुत ही गहरा सदमा लग जाता है। तो उस वक्त ऑनेस्टली मैं अपने आप को स्विच ऑफ कर देती हूँ, मेरे इमोशंस को, एंड एट दैट टाइम माई कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, या मेरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम यही होता है कि मैं जो भी लॉजिस्टिक्स हैं उनको पूरा करें,
दूसरी बात, बच्चों का हम ध्यान रखें। बच्चों के पास हम लोग, जैसे हम सेशंस लेते हैं, हम लोग मौन व्रत रखते हैं, या तो फिर हम उनके बारे में बात करते हैं। वी शेयर गुड मेमोरीज, वी शेयर हमारे फीलिंग्स क्या हैं। कोई कोई बोलता है मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई कोई बोलता है मुझे बहुत दुख हो रहा है, कोई कोई बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे साथ ऐसा होगा, या कुछ समथिंग लाइक दैट। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। और उसके बाद जब मैं घर जाती हूँ, और घर जाने के बाद जब मैं अकेली रहती हूँ, इज़ व्हेन इट हिट्स मी। तो वो अकेलेपन में, दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि ये द चाइल्ड इज गॉन। हाँ, और ये कितना बड़ा शॉक है मेरे लिए। तो देन आई रीच आउट टू माई फ्रेंड्स एंड थेरेपिस्ट एंड स्टफ लाइक दैट। कभी 9 साल के सफ़र में ऐसा मौका आया कि आपको लगा हो कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, इसको बंद कर देते हैं? हाँ, ये ना मैं बहुत सारी बार मेरे बच्चों को बोलती हूँ बस हो गया, मेरे से अभी नहीं होगा। लेकिन टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ऐसा एक भी बार ऐसा ख्याल नहीं आया कि इसको बस करना है या बंद करना है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा खुशियाँ हैं, इतनी ज़्यादा चहल पहल है, इतना ब्यूटीफुल माहौल है यहाँ का। सो ये अब मेरी ज़िंदगी बन गया है। इट्स नाउ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैं अभी अपने आप को इस काम से और ये इस जगह से आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। और ऑल्सो द टीम इज़ सो अमेजिंग। जो हमारा टीम है वो पूरा इतना स्ट्रॉन्ग और अमेजिंग है। बच्चे हमारे, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो जाता है। सी आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट विथ माई चिल्ड्रन शुरुआत से ही। कुछ भी होता है, अगर कभी पैसों की कमी होती है, जो कि ऑलमोस्ट हमेशा ही होती है तो हम बच्चों के साथ बात भी करते हैं कि अभी फ़िलहाल हमारे बजट में नहीं है, या हमारे पास पैसों की कमी है। तो वो लोग यहाँ तक बोलते हैं, दी आप हमको सिर्फ दाल चावल खिला लो चलेगा, और कुछ मत बनाओ, दैट्स फाइन। हम लोग 4 टाइम की जगह 2 टाइम खाना खाएंगे, वो भी चल जाएगा, लेकिन हमारी पढ़ाई मत रुकाओ, हमारे कोर्सेज मत रुकाओ। तो ये सारा कुछ है, बिकॉज यू सी दैट बच्चों को भी अपने फ्यूचर को लेकर कितनी आशाएं हैं। सो देन यहाँ पर वो स्कोप ही नहीं है कि आप सोचें। बिल्कुल, ये तो मैं समझ सकती हूँ कि आप अपने बच्चों से कुछ भी नहीं छुपाती हैं, सब कुछ शेयर करती हैं। क्योंकि इंटरव्यू के शुरू में मैंने मानसी से पूछा कि क्या इन्हीं बच्चों के सामने सारी बातचीत करनी है, तो उन्होंने एक जवाब दिया कि बच्चों को सब पता है। सो आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद दैट। थोड़ा मुझे अजीब सा भी लगा उस समय, लेकिन अब मैं समझ पा रही हूँ कि शायद आप लोग जो थेरेपी करते हैं उसमें ये शामिल होता होगा कि इनको ये बताया जाए कि क्या बीमारी है, या मतलब आर दे टोल्ड हाउ लॉन्ग दे मे लिव और दे मे नॉट लिव? So the whole thing is that you cannot put a date to it. हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अगर किसी बच्चे को HIV है तो वो सिर्फ 20 साल जिंदा रहेंगे या 40 साल, वो बुढ़ापे तक रहेंगे। And they can, it is possible. The only thing is you have to take care of things. जैसे आप अपनी दवाई एकदम सही टाइम पे ले रहे हैं, जैसे आप अच्छा खाना खा रहे हैं, आपका मेंटल हेल्थ सॉर्टेड है, तो ये हम वैसे ही कर रहे हैं। तो हमारे बच्चे तो वैसे ही खुश हैं, हमारे बच्चों को उनकी तो लाइफ अच्छी होने वाली है, तो उनको सबको ये विश्वास है कि हम, देखिए अगर आपके पास वो होप या विश्वास नहीं होता ना, तो आप आगे का प्लान ही नहीं करते। और हमारे सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपना पूरा फ्यूचर प्लान कर रखा है। दूसरा ये भी है रिचा कि हम में से किसी को भी पता नहीं है, हमको नहीं पता हमारे पास कितना। मैं कल रास्ता क्रॉस करते करते कोई बस मुझे ठोकर मार के जा सकती है और मैं मर सकती हूँ, पर फिर भी मैंने तो प्लान कर रखा है ना, लाइक मैं आगे क्या करूँगी, मुझे और नेक्स्ट ईयर कौन से प्रोग्राम शुरू करने हैं, मुझे और 3 साल बाद कहाँ पहुँचना है, मुझे 5 साल बाद कहाँ पहुँचना है, हैप्पी फीट होम को कहाँ लेके जाना है, किस तरह बढ़ना है। तो हमारी जब सोच नहीं रुकती तो किसी और की। क्या बात है। अच्छा, एक बात बताइए, तो आपने वो इम्पैक्ट देखा कि पॉजिटिव थिंकिंग, होप और एक अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी मेंटल हेल्थ, तो इससे आपने देखा कि कोई बच्चा जब आपके पास आया था तब उसकी जो हालत थी, उसके बाद उसकी बहुत अच्छी तरह से रिकवर कर गया वो बच्चा कि लोग भी हैरान हो गए कि मतलब उम्मीद नहीं थी इस सर्वाइवल की? ऑलमोस्ट सभी। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे बच्चों की बिफोर एंड नाउ की फ़ोटोज़ हैं। और ऑनेस्टली अगर आप पहली बार जैसे आए हैं, अगर मैं आपको दिखाऊंगी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये यही बच्चा था जो 2 साल पहले 3 साल पहले आया था, और अभी देखो उनकी कैसी, अभी वो बिल्कुल भी अलग हैं। अगेन आई विल गिव यू वन एक स्टोरी बताती हूँ मैं आपको।
हमारे पास एक बच्चा है जो वर्ली, मुंबई में ही वर्ली में एक छोटे से स्लम में रहता था और उसके पास माँ बाप नहीं हैं, माँ बाप उसके गुजर गए थे, तो वो अपनी दादी के साथ रहता था। और जब वो हमारे पास आने लगा तो वो हर दिन बीमार पड़ता था, हर दिन कुछ ना कुछ उसको हो रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, लूज मोशंस हो रहे हैं, बुखार आ रहा है। क्या बीमारी थी उसको? HIV। अच्छा। जब वो हमारे पास आया था तब उसका वज़न करीबन 17 किलो था, अब उसका वज़न 41 किलो है। अब वो क्रिकेट सीखने जाता है और वो एंड द फनी थिंग इज़ वो उनका जो किट होता है क्रिकेट किट जिसमें बैट और सब कुछ रहता है, वो उसका किट ही 17 किलो का है। तो जितना वज़न था उसका उतना तो किट उठाकर वो रोज़ जाता है क्रिकेट खेलने के लिए और वो अच्छा भी कर रहा है। माय गॉड। और मुंबई के अलग अलग इलाकों से बच्चे यहाँ आते हैं और दिन भर यहीं रहते हैं? हाँ जी, मुंबई, थाने, बहुत सारे। हमारा एक बच्चा आता था अलीबाग से, जिनको तो उसको आने के लिए 4 घंटे लगते थे और जाने के लिए 4 घंटे। वो 2 घंटों के लिए 3 घंटों के लिए आता था, लेकिन ये 8 घंटे ट्रैवल करके, बोट लेकर, बस लेकर, ट्रेन लेकर, पैदल चलकर, वो सभी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करके। क्यों आएगा वो? मैं भी वही पूछती थी क्यों। पर दैट्स अ होल थिंग, यू नो, क्योंकि यहाँ पर उनको अपनापन मिलता है, यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलती है, यहाँ पर वो जिंदगी जीने का और वो चाइल्डहुड जीने का, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। और ये सब मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत बार क्वेश्चन करती हूँ कि यार ये लोग क्यों आते हैं, यू नो, कौन इतना 2-2 घंटा 3-3 घंटा ट्रैवल करके यहाँ पर कुछ घंटों के लिए आएगा। पता नहीं, जब वो लोग रोज़ आते हैं, लाइक कुछ बच्चे हमारे होंगे, जैसे आप आज भी देख पाओगे, कुछ बच्चे हमारे आए हैं जो सुई लगा के आए हैं यहाँ पर। वो लोग हॉस्पिटल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आए हैं, तो उनके हाथ में अभी वेन फ्लो लगा है, तो वो जो उनको बीच में 1-2 घंटा भी मिलता है ना, वो वेन फ्लो के साथ यहाँ आ जाते हैं। ओह माय गॉड। वो 2 घंटे के लिए भी आते हैं, 1 घंटे के लिए भी आते हैं, लेकिन वो फिर भी आएंगे, हॉस्पिटल से निकल के भी आ जाते हैं। आपको ये हिम्मत कहाँ से मिलती है मानसी इतना काम करने की? हिम्मत का तो पता नहीं है। मैं हमेशा सबको एक बात बोलती हूँ कि लाइफ में ऑप्शन नहीं है, यू नो, हार्ड वर्क करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, होप रखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो शुरुआत में तो हमने, इट वॉज जस्ट एन आइडिया, ये आइडिया से हम इतने आगे बढ़े, ये सब हुआ, लाइक ये कभी परिवार बन गया, इतना बड़ा घर हो गया हमारा। तो अब मेरे लिए ये है कि अभी आगे बढ़ने के अलावा का कोई ऑप्शन नहीं है। सो स्ट्रेंथ आई थिंक अंदर से ही आती है, और ये सारे बच्चे तो कमाली हैं। ओके, आई एम सॉरी। इट्स ओके। Tell us about your family. सिर्फ ये बच्चे आपका परिवार हैं, आपका अपना भी परिवार होगा? मेरा अपना परिवार है बिल्कुल। मेरे मम्मी पापा हैं, दादी हैं, मेरे भाई भाभी और एक नेफ्यू है मेरा, वो 8 साल का है। तो मेरे परिवार वाले बहुत ही सपोर्टिव हैं। इनफैक्ट वो मुझे काफ़ी बार हिम्मत देते हैं कि यू नो तुम अच्छा काम कर रही हो, बढ़िया है। आई थिंक वो देख कर के मेरे फैमिली वाले मेरे से बहुत प्राउड फील करते हैं मेरे ऊपर। वो भी मेरे लिए एक काफ़ी बहुत बड़ी बात है। सो बच्चों के इस बड़े से परिवार को संभालना है, तो खर्चा कैसे चलता है आपका? खर्चा ऑनेस्टली रिचा, ये बहुत बहुत बड़ा स्ट्रगल है। हम लोग रोज़ यू नो सोचते हैं कि हम कैसे हम खर्चा निकालें, किस तरह से। फंड रेजिंग इज़ अ वेरी 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 बिग स्ट्रगल हम लोग को। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा भी आया था जब हमको सेंटर 2 हफ्ते के लिए बंद करना पड़ा था। ओह, कब? करीबन 4 साल 5 साल पहले, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। अब जब बच्चे हमारे पास आते हैं, हम उनको आने जाने का पैसा भी देते हैं। अच्छा। तो अब हम उनको बुला ही नहीं पाएंगे। हमारे पास सब्ज़ी खरीदने के पैसे नहीं थे, हमारे पास चावल आटा खरीदने के पैसे नहीं थे। तो हमने 2 हफ्ते के लिए सेंटर बंद रखा था। फिर सो बेसिकली एट दैट टाइम मैंने आई डोंट यूजुअली से दिस, मैं ये मैंने इनफैक्ट इंटरव्यू में आज तक कभी बोला नहीं है ये, पर उस वक्त मैंने मेरा पूरा गोल्ड बेच दिया था। उससे वापस हमने
सेंटर शुरू किया। मैं ये नहीं कहूँगी कि उसके बाद भी एक स्मूथ जर्नी रही है। लाइक राइट नाउ फ़िलहाल हम एक बहुत ही मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। नहीं है हमारे पास पैसे। इनफैक्ट कुछ महीनों से हमारे पास सैलरीज देने के लिए पैसे भी नहीं हैं। और हमको बहुत ही सोच समझ कर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बिकॉज एक है कि बच्चों के लिए जो भी सर्विसेज है उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो हमने इनफैक्ट बहुत 2-3 महीनों से सैलरीज नहीं जा रही हैं, वो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन जो हमारा प्रोग्राम है उसको हमने सफ़र होने नहीं दिया है। क्या बात है। मैं कम से कम आज इस दुआ के साथ यहाँ से जाऊँगी कि शायद हमारा इंटरव्यू, हमारी बातचीत इतने सारे लोगों तक पहुँचे कि शायद कुछ हाथ आगे बढ़े आपकी मदद के लिए। आप हमारे सारे व्यूअर्स से आज मानसी क्या कहना चाहती हैं? मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो थैंक यू, आप यहाँ तक हमारा ये वीडियो देखे इसके लिए थैंक यू वेरी मच। दूसरा, हमको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है और हमको बहुत सारे दोस्तों की ज़रूरत है जो हमारे ये जर्नी में हमारे साथ जुड़ जाएं और हमको हेल्प करें, हमारे बच्चों से आके मिलें। सो प्लीज़ याद रखें कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट हाउ लॉन्ग और हाउ शॉर्ट इट इज़, लाइफ इज़ अबाउट हाउ ब्यूटिफुली यू लिव। और हम ऐसी ही खूबसूरत ज़िंदगियाँ बना रहे हैं, ऐसी खूबसूरत कहानियाँ और यादें बटोर रहे हैं। सो प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ आवर मूवमेंट एंड हेल्प अस। थैंक यू सो मच मानसी फॉर टॉकिंग टू अस और इतना खूबसूरत काम करने के लिए। थैंक यू सो मच। कुछ छोटे छोटे तोहफे हैं हमारी तरफ से आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। ओके। हैप्पी फीट ने मेरे बहुत सारे सपने पूरे किए। जैसे मुझे एक डांस कोरियोग्राफर बनना है, तो मैं बहुत सारे जगह पे कोर्सेज किए। लाइक मैंने शामक का 1 ईयर प्रोग्राम किया है। देन उसके बाद मैं अभी स्पेसिफिक स्टाइल्स में सीख रहा हूँ, जैसे बैले, कंटेम्प्रेरी, जैज़ एंड मॉडर्न। तो ये सब मेरे सपने पूरे करने में हैप्पी फीट होम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। यहाँ पर इतना सारा प्यार मिलता है कि पूछो मत। और ये चीज़ हमें मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें यहाँ पर सेफ फील होता है। Wow.